नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। करंट के वीडियोस में हम लोगों ने 20 दिसंबर तक के महत्वपूर्ण खबरों को देख लिया था। उस वीडियो में कुछ क्वेश्चन अभी रह गए थे। हम लोगों ने 23 क्वेश्चन देखे थे, 17 क्वेश्चन उसमें बाकी थे। वो 17 क्वेश्चन आज मैं आपको दे देता हूँ, तो वो 40 क्वेश्चन की एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी। उसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, जो आगे होने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे आपको जो है हेल्प करेंगे। और उसके बाद जैसे ही कल होगा तो कल कल जो है मैं 21, 22, 23 3 दिन का इकट्ठा वीडियो डाल दूंगा, तो हम लोग करंट ट्रैक पे आ जाएंगे। तो ठीक है, उसी कड़ी में देखते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ट्विटर के नए सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अभी नए नियुक्त हुए हैं। सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल, चेतन देसाई। ये सभी भारतीय हैं और ये भारतीय अलग अलग कंपनीज में जो है सीईओ का पोस्ट संभाल रहे हैं। सीईओ का मतलब समझ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। एक तरह से देखिए, कार्यकारी निर्देशक मतलब जो भी कार्य होंगे उसके सबसे बड़े ये व्यक्ति होंगे, हेड होंगे उसके। तो पराग अग्रवाल जो है ट्विटर के जो है क्या बने हैं, जो है सीईओ बने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने। ये हैं पराग अग्रवाल। इंडियंस जो बहुत सारी जगह पर हम लोग धावा बोल रहे हैं। धावा बोलने का मतलब है कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनको रन कर रहे हैं, तो उसमें उसी दिशा में एक और कदम बढ़ाया है भारतीयों ने। तो पराग अग्रवाल जी का नाम जो है आपको याद रखना है, हमेशा के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए प्रमुख कौन है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हिंदी में मतलब होता है कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय और नेशनल हाईवे का मतलब होता है भारतीय राष्ट्रीय, एक मिनट मैं लिख ही देता हूँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी का मतलब प्राधिकरण होता है, ऑफ इंडिया मतलब भारतीय। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण होता है। इसका मतलब ये काम क्या करती है, भारत में जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, जितने जितने भी केंद्रीय सड़क हैं, राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनकी मरम्मत, उनका मेंटेनेंस और साथ ही साथ उनका कंस्ट्रक्शन करने की जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। तो देश में जितने भी नेशनल हाईवेज हैं सब इन्हीं के द्वारा देखी जाती है, मनाई जाती है। तो इसके स्थापना स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। उसके इस समय प्रमुख चेयरमैन कौन बनी है? तो ये बनी है अलका अलका उपाध्याय जी। कौन बनी है? अलका उपाध्याय जी उसके चेयरमैन में। देखिए थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, हिकअप्स आ रहे हैं, हिचके आ रहे हैं, तो थोड़ा उसके लिए अगर कहीं दिक्कत हो तो प्लीज़ रहिएगा, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। ठीक है, समस्या है तो क्या करें। ठीक, तो ये देखिए न्यूज़ है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनकी जो है चेयरमैन कौन बनी है? अलका उपाध्याय। ठीक है, इनकी चेयरमैन बनी हुई। ठीक है, बाकी इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, फिक्की, जिसका हिंदी में मतलब होता है FICCI, फेडरेशन ऑफ कॉमर्स इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट। फिक्की का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? अलका उपाध्याय, संजीव मेहता, राकेश गुप्ता या शशांक अग्रवाल? तो इसको किसको बनाया गया है? संजीव मेहता जी। संजीव मेहता जी जो आप जानते हैं भारत की बहुत बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनियन लीवर, HUL, हिंदुस्तान यूनियन लीवर, इसके जो क्या हेड हैं, और इनको बनाया गया फिक्की का हेड। फिक्की जो कि आपको पता होना चाहिए, फिक्की एक औद्योगिक संस्था है, एक कॉमर्शियल संस्था है, नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है। नॉन गवर्नमेंटल बॉडी का मतलब गैर सरकारी संस्था है, लेकिन फिर भी ये सरकार पर दबाव डालती है। किस तरीके से कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, कंपनीज को क्या चाहिए। कंपनीज अपने अंदर क्या करते हैं, अपने मीटिंग करते हैं, उसके ये जो फिक्की होता है उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका ये ग्रुप होता है। वहाँ पे बैठते हैं, विचार करते हैं कि देश की सरकार के सामने किस तरह की मांग रखनी है, किस तरह का औद्योगिक ढांचा होना चाहिए। सारा का सारा ये लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और स्टडी करके सरकार को सुझाव भी देते हैं। जो और इनके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सरकार जब औद्योगिक नीति बनाती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज सेटअप करती है, तो इनकी राय बहुत मायने रख जाती है। ठीक है, तो उसी दिशा में फिक्की के नए चेयरमैन कौन बने हैं? संजीव मेहता जी, जो कि क्या है, हिंदुस्तानी यूनियन लीवर के हेड है। फिक्की का गठन कब हुआ था? 1927 में, और तब से लेकर ये आज तक लगातार काम कर रही है। ये देखिए HUL के ये प्रेसिडेंट हैं, और अब फिक्की के भी प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है, इनका कार्यकाल 2021 से 22 तक के लिए होगा। 2022 के बाद ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा,
यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। इसका गठन कब हुआ था? 1946 में। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। एक मिनट, थोड़ा सा, इसका गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ। तब से लेकर अब तक ये काम कर रही है। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी का मतलब होता है ये किसी विशेष क्षेत्र में काम करेगी। और किस क्षेत्र में काम करती है? चाइल्ड एजुकेशन में। किस में काम करती है? चाइल्ड एजुकेशन। पूरी दुनिया में चाइल्ड एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, प्रभावी बनाया जाए, इसके लेकर ये काम करती है। तो इसके नए निदेशक कौन बनाए गए? कार्यकारी निदेशक मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी है कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल जो कि अमेरिकन नागरिक हैं और जो बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में ये एडवाइज़र रह चुके हैं। देखिए लिखा है जो बिडेन एडवाइज़र, कैथरीन रसेल अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और ये गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। इसका काम क्या है? बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस संस्था ने शी इज़ अ चेंज मेकर नामक अभियान प्रारंभ किया है? एक इनिशिएटिव लिया गया है, शी इज़ अ चेंज मेकर। किस संस्था ने? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय महिला आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो किसके द्वारा ये चालू किया गया? ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा चालू किया गया, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। देखिए ये रही न्यूज़, आप देख लीजिए। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग, एक मिनट, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया शी इज़ अ चेंज मेकर कार्यक्रम। ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा? पॉलिटिकली जितने भी एक्टिव महिलाएं हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए प्रयास किया जाएगा। ठीक है। तो किसका काम है ये? नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। भारत का जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या काम करता है? महिलाओं के संबंध में जो भी जो है काम होते हैं या महिलाओं के संबंध के जो इशू है उसको लेकर ये नेशनल लेवल पे काम करता है। ठीक है। महिलाओं की जो भी हित हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकारों पर दबाव डालता है। तो ये सुझाव भी बीच बीच में देता रहता है कि कैसे महिला सुरक्षा को और बेहतर किया जाए। महिला की जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, सोशल एंगेजमेंट है या इकोनॉमिकल एंगेजमेंट है, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, इसी की दिशा में काम करती है। एक लाइन में ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। और इसका गठन कब हुआ था? 1992। कब हुआ था? 1992 में। और इसके पहले चेयरमैन जो बनी थी वो कौन थी? जयंती पटनायक। कौन बनी थी? जयंती पटनायक। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी। और इस समय के जो चेयरमैन कौन है? ममता शर्मा है। कौन है? ममता शर्मा। और उनके नेतृत्व में एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, शी इज़ अ चेंज मेकर। ठीक ठीक है। छठा क्वेश्चन आज का, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? शशि थरूर, ए सूर्य प्रकाश, राजेश निराला या अरुंधति राय? तो ये पुस्तक किसने लिखा है? ए सूर्य प्रकाश। देख लेते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति जी जो वेंकैया नायडू जी हैं, ये इन्होंने अनावरण किया इस बुक का, इनॉग्रेट किया, उसको लॉन्च किया, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। और एक पुस्तक है लोकतंत्र राजनीति और धर्म। तो दो पुस्तक लिखे गए हैं किसके द्वारा? सूर्य प्रकाश के द्वारा, जो कि उपराष्ट्रपति निवास में इसका विमोचन किया गया। ठीक है। अगली बुक देखते हैं। एक और बुक है पब्लिक सर्विस एथिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? एथिक्स का मतलब नैतिकता होता है, पब्लिक सर्विस का मतलब आप जानते हो सार्वजनिक सेवा में नैतिकता नामक एक पुस्तक किसने लिखी? शशि थरूर, प्रभात कुमार, सूर्य प्रकाश या राघव बनर्जी? तो सही आंसर क्या है? प्रभात कुमार। प्रभात कुमार जी ने ये पुस्तक लिखा। इसका भी अनावरण किसने किया था? वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। ठीक है। इन्होंने जो है ये पुस्तक लॉन्च किया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है प्राइड प्रिजुडाइस एंड पंडारिटी। प्राइड मतलब गर्व होता है, प्रिजुडाइस का मतलब पूर्वाग्रह होता है, पंडारिटी का मतलब होता है बुरा बुरा भाव। तो नामक पुस्तक किसने लिखा है? शशि थरूर, चेतन भगत, सैम पित्रोदा या राकेश चौहान? तो इसको पुस्तक किसने लिखा है? शशि थरूर। शशि थरूर कांग्रेस के एक जाने माने नेता हैं, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। जो है इनका जो बुद्धिमत्ता है, इनका जो बात करने का लहजा है, शैली है, कमाल की है। हालांकि बहुत ज़्यादा विवादों में रहते हैं अपनी निजी लाइफ को लेकर, निजी जीवन को लेकर, लेकिन जब ये सार्वजनिक जीवन पे होते हैं तो इनका कमाल का करियर रहा है। ठीक है। तो इन्होंने पुस्तक लिखी, बहुत सारी पुस्तक इन्होंने लिखा, जैसे कि एन एरा ऑफ डार्कनेस एक पुस्तक लिखी थी, जिसके लिए इन्हें 2019 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित अवार्ड है। ठीक है। और पुस्तक का नाम क्या था? एग्जाम में पूछा जाता है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है। ब्रिटिश एम्पायर के बारे में बात की है कि भारत में जब ब्रिटिश शासन था तो एक अंधी युग था,
भारत के लिए उसी के ऊपर पुस्तक लिखा था। अगला क्वेश्चन है, एक्वेरिन नामक सैन्य अभ्यास यानी डिफेंस एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ संपन्न करता है? श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश या मंगोलिया? आपको पता है जितने भी डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्वेरिन भी इंपॉर्टेंट है। और किसके साथ भारत संपन्न करता है? मालदीव के साथ। किसके साथ करता है? मालदीव के साथ। ये न्यूज़ है, आप पढ़ लीजिएगा। ये इसका 11वां संस्करण था, 11th एडिशन था। और ये कहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट किया गया है ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है। तो कहाँ पे कंप्लीट हुआ है ये आपको बताएगा। अच्छा, ये एक्वेरियन का मतलब क्या होता है? एक्वेरियन का मतलब होता है फ्रेंड्स। देखिए ये लिखा है फ्रेंड, और 2009 से ये चल रहा है। तो फ्रेंड्स मतलब दोस्त। तो भारत मालदीव वैसे भी जो है दोस्ती बरकरार है, काफ़ी हम सहयोग करते हैं मालदीव के डेवलपमेंट में। तो इसी दिशा में जो है ये सैन्य अभ्यास होता रहता है। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ है ये यहाँ पे दिया गया होगा। कौन सा? कद्दू द्वीप। मालदीव के एक कद्दू द्वीप में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, या हो गया होगा। अगला है एक और महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास, बिम्स्टेक देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास किस स्थान पर संपन्न हुआ? देखिए ये पुणे में संपन्न हुआ है। बिम्स्टेक क्या है समझिए, इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब पहल। इनिशिएटिव फॉर मल्टीसेक्टोरल टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीसेक्टोरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो इस तरह से ये इसका फुल फॉर्म है। देखिए इसमें क्या है, बिम्स्टेक में कुल मिला के जो है भारत के पड़ोसी जो देश हैं, जो बंगाल की खाड़ी से जो है जिनका व्यापार बहुत होता है और उसकी सीमा पर है या उससे रिलेटेड उनकी जो है क्या कहते हैं ट्रेड्स होते हैं, उन देशों का ये संगठन बनाया गया है। कब बनाया गया था? 1997 में बनाया गया था। इसमें 8 देश हैं। कौन कौन से? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड, ठीक है, भूटान और नेपाल। तो नेपाल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक और देश है, थाईलैंड हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, भूटान हो गया और नेपाल हो गया। कोई एक और देश है देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 7-8 देशों का ये संगठन बनाया गया है, इनके बीच में आपस में इकोनॉमिकल लेवल पर, टेक्नोलॉजिकल लेवल पर सपोर्ट किया जाएगा। और आपस में इन्होंने क्या किया है, आपस की जो सेना है उसका एक संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी ज्वाइंट डिफेंस एक्सरसाइज पुणे में संपन्न हुआ है। देखिए ये रहा, पुणे टू होस्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद बिम्स्टेक कंट्रीज। तो इसका नाम क्या था ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका नाम था पैनेक्स 21। क्या नाम था? पैनेक्स 21। देखिए यहाँ पर ये मेंबर्स लिखा है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड। 7 ही देश हैं। कितने देश हैं? 7 देश हैं, 8 नहीं। ठीक है, 7 देश। ठीक है, क्लियर है? हाँ, पैनेक्स 21। अगला क्वेश्चन 11वां, किस राज्य ने देश में पहली बार साइबर तहसील बनाने का निर्णय किया है? साइबर तहसील का मतलब जो तहसील है उसको जो साइबर टेक्नोलॉजी उससे लैस किया जाता है, पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए ये काम किया गया है। और ये इसकी शुरुआत हुई है भारत में पहली बार मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में मामा जी ने ये फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में साइबर तहसील बनाने की मंजूरी दे दी। सरकार का दावा, एमपी साइबर तहसील वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। साइबर तहसील बनने से अविवादित नामांतरण के प्रकरण का तेजी से निराकरण हो सकता है। ठीक है, जैसे कि जो लैंड वगैरह की डील होती है, जितने भी भूमि के खरीद फरोख्त होते हैं उसको डिजिटलाइज करने के लिए ये काम किया जा रहा है। ठीक है, साइबर तहसील समझ में आ गया। 12वां क्वेश्चन आज का, देश का प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये त्यौहार एग्जाम में पूछा जाता है, जिन्हें फेस्टिवल होते पूछे जाते हैं, किस राज्य में मनाया जाता है? जैसे अभी वो क्या कहते हैं कि जीडी का एग्जाम चलता है, उसमें बतुकम्मा पूछा गया था। बतुकम्मा हमने आपको कवर कराया था, तेलंगाना में मनाया जाता है। तो ऐसे ही फेस्टिवल पूछे जाते हैं। तो हॉर्नबिल देखिए बेटा, ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। हॉर्नबिल एक पक्षी भी है। ठीक है, हाँ, हॉर्नबिल एक फेमस पक्षी भी है। तो नागालैंड टू वर्ल्ड फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल एट किस्मा हेरिटेज विलेज फ्रॉम 1 दिसंबर। ठीक है, अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया? मैन्युफैक्चरिंग हब का मतलब होता है विनिर्माण हब। विनिर्माण का मतलब प्रोडक्शन, मतलब वस्तुओं का जब निर्माण होता है, वस्तुओं का जब प्रोडक्शन होता है उसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। जैसे कि टेक्सटाइल
इंडस्ट्री हो गई, क्या कहते हैं कि आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गई, सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होते हैं। तो निर्माण करने वाला सबसे बड़ा देश भारत का कौन सा, बड़ा प्रदेश कौन सा बन गया भारत का, वो है, पहले देखिए ये महाराष्ट्र हुआ करता था, अब कौन सा हो गया, गुजरात। गुजरात ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया, तो गुजरात डिसप्लेसेस महाराष्ट्र टू बिकम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इन कंट्री। डेटा अब दिया गया है, आप चाहे तो पढ़ लीजिए, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं, याद रखना है फैक्ट, गुजरात नंबर 1 है इसमें मैन्युफैक्चरिंग में। किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इस तरह की स्कीम लॉन्च की है, आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम। कुल मिला के आप देखो, यहाँ पर देखिए कि एफपीओ स्थापित किए जाएंगे, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए जाएंगे। ये क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे किसान जाके क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, और वो एफपीओ क्या करता है, वो प्रोडक्ट प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब जैसे ये लोग मान लीजिए गेहूं के किसान है, तो गेहूं लाके इस एफपीओ में देंगे। एफपीओ में गेहूं क्या किया जाए, गेहूं का आटा या बेकरी से संबंधित कुछ बनाकर उसको बाहर बेचा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनको बाहर नहीं जाना होगा, एक तरह से एक्सपोर्ट करने का वहीं पर एक संस्था मिल जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ सेटअप करने की बात की जा रही है। इसका नाम है आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम। उत्तर प्रदेश में इसका इस्तेमाल स्थापित किया गया है, मतलब ये योजना की शुरुआत हुई है। देखिए मैं थोड़ा सा लड़खड़ा रहा हूँ, क्यों लड़खड़ा रहा हूँ आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हिकअप्स आ रहे हैं, हिचकी आ रही है, ठीक है। हैदराबाद वेटलैंड, हैदरपुर वेटलैंड देश का 47वां वेटलैंड घोषित हुआ, यह किस राज्य में है? देखिए वेटलैंड क्या होता है, किसी दिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसको लेकर सेपरेट वीडियो लेकर आना पड़ेगा। रामसर साइट्स, इसको दूसरे तरीके से जानते हैं, रामसर साइट। देखिए देश में जितने भी नम लैंड होती हैं, नम लैंड का मतलब जैसे झील, तालाब, ये सब नम लैंड कहलाते हैं। जो सेंसिटिव होते हैं, इको सेंसिटिव जोन जो होता है, इको सेंसिटिव जोन का मतलब पर्यावरण के बहुत संवेदनशील जो झीलें होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी दुनिया में रामसर साइट्स की घोषणा होती है। और रामसर साइट्स जिनकी घोषणा करता है उन्हें वेटलैंड कहा जाता है। तो भारत में कुल 47 ऐसे झीलें या वेटलैंड है जिनको रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। तो 47वां कौन सा है? हैदरपुर, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इसके पहले 9 वेटलैंड्स थे, अब इसको मिलाकर 10 हो चुके हैं, तो 47वां है, ठीक है। इसके पहले याद करो 2-3 महीने पहले 4 और जुड़े थे, जो 2 गुजरात में और 2 हरियाणा के वेटलैंड्स थे, उनको रामसर साइट में शामिल किया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जब भी किसी वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है तो एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है, और सरकार का मतलब है कि अब उसको प्रोटेक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। बाकी रामसर साइट होता क्या है, कहाँ से शुरुआत हुआ है, 1971 में इसकी शुरुआत हुई है, ये सब किसी दिन डिटेल में समझा दूंगा छोटे स्मॉल वीडियो में। 16वां क्वेश्चन, देश का पहला ड्रोन मेला किस स्थान पर आयोजित हुआ है? तो कहाँ हुआ? ये लखनऊ में हुआ, ग्वालियर में हुआ। कहाँ पे हुआ? ग्वालियर में हुआ। ये देखिए न्यूज़ है, आप देख लीजिए। 17वां आज का लास्ट क्वेश्चन, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो भैया ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में अस्कोट नामक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्यों ये चर्चा में रहा? क्यों चर्चा में रहा? कि अभी ऐसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। इको सेंसिटिव जोन का मतलब होता है अत्यंत संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर जितने भी निर्माण कार्य होंगे उस पर रोक लगी होगी, और पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट प्रयास करेगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आज 17 क्वेश्चन, कल 23 क्वेश्चन, दोनों मिला के 40। 20 दिसंबर तक की खबरें हो गए, 21, 22, 23 संभव तक कल मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए। और हाँ, कुछ लोग नए जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़, और भी सारे लेक्चर हैं, आप हिस्ट्री के लेक्चर, एंसेंट इंडिया के पूरे लेक्चर पड़े हुए हैं हमारे प्लेलिस्ट में, उसको देखिए, अब उसको सीखिए, बहुत अच्छा वीडियो है। पॉलिटी के भी आधे लेक्चर हैं, उसको आप देखिए, ठीक है। पुराने महीनों के भी वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। दूसरी बात, आपको पीडीएफ इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।